फैसला किया क्योंकि ये आज के लिए प्रोजेक्ट नहीं है, ये अगले 40-50 साल के जो हमारी जनरेशन्स हैं उनके लिए ये प्रोजेक्ट है कि आइंदा के लिए जो ट्रैफिक जो पॉपुलेशन कराची में बढ़ रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें ऐसे प्रोजेक्ट बनाने जिससे आपने ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी को ज़्यादा ईज़ करना है। लोगों को आपने इस तरह के प्रोजेक्ट्स देने जिससे वो फ्यूचर में भी जो है वो आसानी से अपनी जहाँ पे उन्होंने सफ़र करना है उन सफरी सहूलियात को बेहतर कर सकें। इसीलिए ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस तरह के प्रोजेक्ट में 90% जो अखराजात हैं वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे होते हैं। जो रोलिंग स्टॉक है बसेस उस पर अखराजात कम होते हैं। तो उन सारे चैलेंजेस के बाद इस प्रोजेक्ट को जो है वो कंटिन्यू किया गया और अब लोग देख भी रहे हैं, लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि हाँ ये वाकई काम हो रहा है। तो इस बीच में जो काम नहीं हो सका उसमें भी या जो डिले हो सका उसमें भी कोई बदनीयती या सुस्त रवि नहीं थी। सिर्फ वो चैलेंजेस थे जिसको उन चैलेंजेस को देखकर जो है उस पर फैसला करना था। तो हुकूमत सिंध जो है वो इस पूरे प्रोजेक्ट्स को जो है वो खुद सुपरवाइज़ कर रही है और आप देख रहे हैं। और अभी भी मैंने जिस सेक्टर पर आप खड़े हैं, ईद से पहले मैंने उनको कहा है, ईद से पहले जो साइड वाली सड़कें हैं जहाँ पे लोगों को सब दुश्वारी हो रही है उनको कंप्लीट कर लिया जाए। और यहाँ से लेके आगे कौन सा एरिया ये चौरंगी पीपुल चौरंगी ईद से पहले ये सारा जो है आपको दोनों साइड जहाँ पे अभी नज़र आ रहा है कि जहाँ पे इस वक्त रोड टूटा हुआ है वो बेहतर हो जाएगा और बिल्कुल इसकी रिजिड पेमेंट हो जाएगी। तो हम आगे भी इसको पूरे प्रोजेक्ट को हमारी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इसको कम से कम जो यूनिवर्सिटी रोड वाला इलाका है इसको हम क्लियर करें। सिर्फ बीच में 2.7 किलोमीटर का एक रास्ता है जो कि K4 की ऑगमेंटेशन की वजह से वहाँ पे पाइपलाइन डल रही है। उन्होंने हमें टाइम दिया कि अप्रैल में वो हमें वो इलाका देंगे। तो जैसे ही अप्रैल में वो जो 2.7 किलोमीटर का रास्ता है वो भी ठीक हो जाएगा तो फिर जो है हमें आसानी होगी। इस वक्त कराची में मेगा प्रोजेक्ट्स बहुत बड़ी तादाद में चल रहे हैं। जो सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है और कराची के लोगों को जो सबसे बड़ी सहूलत है वो शाहराह भुट्टो की वो मार्च में एंड ऑफ मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में वो थ्रू अभी तक कायदाबाद तक है, फिर आगे तक जो है वो M9 तक वो थ्रू हो जाएगा। ये बहुत बड़ी एक सहूलत होगी जो हमारी ट्रैफिक के इस वक्त जो चैलेंजेस हैं उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक बड़ी सहूलत है कराची के शहरियों के लिए कि उनकी एक तो ट्रैफिक डाइवर्ट भी बहुत हो जाएगी और जो इस वक्त जो बड़े चैलेंजेस हैं वो हमारे काफ़ी रिजॉल्व होंगे। इसी तरीके से काफ़ी अंडर पासेस पे काम चल रहा है। इसी तरीके से जो है वो हुकूमत सिंध जो है वो KMC के ज़रिए भी रोड बनवा रही है और हुकूमत सिंध FW के ज़रिए भी रोड बनवा रही है ताकि हम चाह रहे हैं कि जो भी अंदरूनी सड़कें उनको भी ठीक किया जाए। तो इस वक्त मैसिव तौर पर कराची की डेवलपमेंट हो रही है और बड़े पैमाने पर जो है वो जो इंतज़ामिया है वो काम करिए। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध का वो दिन रात लगा हुआ है। मेयर कराची पर्सनली जो है वो दिन रात एक प्रोजेक्ट को विज़िट कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट को सुपरवाइज़ कर रहे हैं। तो पूरी इस वक्त इंतज़ामिया हुकूमत सिंध की वो हर डेवलपमेंट के तमाम प्रोजेक्ट को फोकस करके बैठी हुई और हमें अंदाज़ा है कि चैलेंजेस हैं कराची में और उसको हल करने के लिए ही वाहिद हल जो है वो मेहनत है। वो सब मेहनत करें, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, चाहे वो KMC हो, चाहे वो आपके बाकी इदारे हों, वाटर बोर्ड, तमाम इदारे कराची को बेहतर सहूलियात देने के लिए और वहाँ के सिविक इश्यूज़ को बेहतर बनाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि जी मायूसी फैलाई जाए, कुछ लोग कोशिश करते हैं कि इस पर भी पॉलिटिक्स किया जाए और इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया जाए। ये हमारी जिम्मेदारी है हुकूमत की, ठीक है। कहीं कमी कोताहियाँ हमसे ज़रूर हुई होंगी, उसको हम डिनाई नहीं करें, लेकिन नीयत बिल्कुल ठीक है और जो टारगेट है वो हुकूमत सिंध का यही है कि हर हाल में हम इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें ताकि लोगों की ज़िंदगी को हम आसान बना सकें। और यही पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है जो हर हाल में इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेगी ताकि लोग खुद देख सकें कि जी हमें किस तरीके से वो हमें सहूलियात वो मुयसर हो रही हैं। तो इसी मद में और भी कुछ सिंध भर के दूसरे ज़िला में भी डेवलपमेंट काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि हम जो डेवलपमेंट में हैं वो जो सारे चैलेंजेस को वो अबूर करें।
कॉरिडोर बन रहा है नुमाइश से लेकर आगे जामा क्लास तक, उसकी अगर हम देखते हैं कि जिस अंदाज में वहाँ काम हो रहा है और जिस तरह से जिस टाइम के साथ यहाँ काम हो रहा है, तो लगता है कि वो पहले मुकम्मल हो जाएगा, ये बाद में मुकम्मल होगा। लेकिन ये मंसूबा बहुत पहले शुरू हुआ था। कोई एग्जैक्ट डेट दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि वो अक्टूबर में मुकम्मल कर लेंगे, इसकी कोई एग्जैक्ट डेट दे सकते हैं कि ये कब मुकम्मल? लेकिन वो बहुत छोटा पैच है, ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। अभी तो उसमें आपने हमारे डेपोज बनने हैं, अभी हमारे जो यहाँ पे स्टेशंस बनने हैं, बहुत बड़ा काम है। हमने तो इनिशियली ये कहा कि हम इस कॉरिडोर को रिजॉल्व कर लें, ताकि सब लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था। अभी भी आप देखें कि अगर ट्रैफिक स्लो जा रहा है तो नैरो रोड है और रोड को बनना है, तो पहले तो हमने इस कॉरिडोर को जो कॉरिडोर को तैयार कर दिया। जिस जगह पे आप खड़े हैं यहाँ पे कॉरिडोर तैयार है। अब जो साइड लेन्स है, जो साइड वाले रोड हैं, उसको हम पहले कंप्लीट कर लें ताकि यूनिवर्सिटी रोड को हम थ्रू कर लें। हमारी प्रायोरिटी ये है कि मैंने जैसा कहा कि बाकी हम एंड ऑफ मार्च में कंप्लीट करें। अप्रैल में हमें 2.7 किलोमीटर वो मिलेगा वाटर बोर्ड वाला, उसको हम कंप्लीट करें मतलब जून तक, तो हम ये मेन कॉरिडोर में निकल जाएँ। फिर लोगों को ये कम से कम परेशानी नहीं होगी कि अब हमें इस रेड लाइन की वजह से किसी की ज़िंदगी अजाब में है। फिर चलने होगा कि रेड लाइन बनेगी कब, जो आपका सवाल है। रेड लाइन बनाने के लिए मैंने कहा कि इस वक्त डेपोज पे भी काम हो रहा है, हमने ज़मीन अक्वायर कर ली। हमारे पहले डेपोज में हमारे पास चैलेंजेस बहुत थे। हमारे पास डेपोज की पोजीशन के शुरू में चैलेंजेस थे, हमें आपको भी पता है कि हमें डेपो की पोजीशन नहीं मिल रही थी, फिर हमने उनको रीलोकेट किया। फिर हमारे पास बीच में सिविल एविएशन के चैलेंजेस थे, फिर हमारे पास यूटिलिटीज़ के चैलेंजेस थे। वो जो चैलेंज चलते रहे, तब आपके जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो इन्फ्लेशन का चैलेंज था। और इन्फ्लेशन किसी एक प्रोजेक्ट पे नहीं आई है, पाकिस्तान के हर प्रोजेक्ट पे वो इन्फ्लेशन जितनी आई है उतनी ही आई है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ ने कुछ ज़्यादा उन्होंने ओवर अपनी बिलिंग रखी हुई, तो उनको हमने नेगोशिएट किया और हमने उसमें बिलियंस ऑफ रुपीस नेगोशिएशन के बाद हुकूमत के बचाए हैं, सेव किए हैं। तो क्योंकि हम या तो एक था कि हम किसी की ब्लैकमेलिंग में आके आंख बंद करके उनके बिल्स अप्रूव कर देते, जो सबसे आसान तरीका था। दूसरा था कि नहीं, हम एक एक चीज़ को चेक करें और फिर उसे चेक करने के बाद चीज़ें आर्बिट्रेशन तक भी गई। मतलब जो एक हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल एक चीज़ें थी कि जी कुछ आर्बिट्रेटर्स थे, उन्होंने फैसले भी किए जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स के हक में थे। उन फैसलों के बरअक्स हमने उनसे नेगोशिएशन की कॉन्ट्रैक्टर से, ताकि हम गवर्नमेंट के पैसे बचा सकें। और ये जितना प्रोसीजर हुआ है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुआ है। उसमें हम कहते हैं दुनिया के जिस इदारे ने भी आके वो देखना है उसको हम जाके दिखाने के तैयार है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद अब हमने उस प्रोजेक्ट को भी चलाना था, तो उसको चला रहे। तो अभी पहले ये यूनिवर्सिटी रोड और ये आपका जितना भी जिना एवेन्यू, ये सारा क्लियर आपका हो जाएगा 2-3 महीने में। उसके बाद BRT में मज़ीद टाइम लगेगा, हो सकता है उसमें मज़ीद 1-1.5 साल लग सकता है। सवाल ये है कि टोटल कितने स्टॉप्स बनेंगे रेड लाइन के, और जैसे टोटल कितने स्टॉप्स बनेंगे स्टॉप्स, ठीक है, वो भी बता दीजिएगा। और दूसरी चीज़ सर, बड़ी ज़बरदस्त है कि रेड बसेस चल रही है, ग्रीन बसेस चल रही हैं, बहुत ज़बरदस्त है। लोग तारीफ़ भी करते हैं, उस पर सफ़र भी करते हैं, और वो जो सफ़र है वो सिंध हुकूमत और बिलखुसूस आपकी जो काविश है उस पर एतमाद की मज़र है। लेकिन सर ये बताइएगा कि जो अभी भी जो रिवायती बसें चल रही हैं, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत में मिनी बस हो गई, कोचेज़ हो गई, वो अभी भी लोगों की खतरात, जानों के खतरात कितने हैं, उनको कब तक बंद कर दिया जाएगा, और ये CNG रिक्शास कब तक बंद हो जाएंगे? देखिए जी, CNG रिक्शास और बस सर ये जैसे आपको पता है कि कोर्ट के कहने पे चल रही है। स्टेशन की आपने बात की, रीडिज़ाइनिंग हुई है, नए सर उसके नंबर्स आएंगे। पुरानी बसों की बात की, जैसे जैसे हम नई बसें लेके आ रहे हैं, अभी भी हमारी नई बसें जो हैं पिछले कुछ 2 महीने से कस्टम हमारी रोक कर बैठा हुआ है, और उस पर मैं अभी बात शायद हमें उम्मीद मिली है कि हमें करेंगे। जो ड्यूटी कैपेसिटी वाइज पंजाब गवर्नमेंट को देनी चाहिए, उतनी ही सिंध गवर्नमेंट को देनी चाहिए। हमें शिकायतें हैं, ये मेरे सेक्रेटरी साहब साथ खड़े हुए हैं, कि पंजाब गवर्नमेंट को उन्होंने शायद कोई 1%, हाँ सर, 1% चार्ज किया है, हमें उन्होंने कोई 17-18% चार्ज किया है कस्टम के लिए। अब उसको हम देख रहे हैं। हमने उनको कहा कि जी हमारी स्पेसिफिकेशन बसों की वही है जो पंजाब ने मंगाई हैं। वो एक हमारा अलग लड़ाई चल रही है, कोर्ट में भी लड़ाई चल रही है। तो या तो कस्टम किसी एक जगह गलत है, या हम गलत हैं कि जी हमारी स्पेक्स गलत है, हम उनको एक बात बोल रहे हैं, या कस्टम एक जगह पे गलत है, या वो पंजाब से कम ले रहे हैं, हमसे ज़्यादा ले रहे हैं, या हमसे ज़्यादा ले रहे हैं। मतलब कोई ना कहीं एक जगह पे तो वो भी गलत है, वो हमारी अलग चीज़। हालांकि वो बसेस जो है कब की जो है वो 2-3 महीने से जो है वो वहाँ पे पोर्ट में खड़ी हुई हैं, और हम लोग रोज़ाना लेटर लिख लिख के हम वो उनसे कर रहे हैं जी। और हमने FBR से भी कहा है कि जी बराए मेहरबानी एक कानून चलाओ,
अगर वही कैपेसिटी है, अगर हमारी बात ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा 100% हमारी बात ठीक है, लेकिन जब तक हम जहाँ तो हमें मेरे अफसरान ने बताया है कि जी सर वो वही स्पेसिफिकेशन है, तो अगर वही स्पेसिफिकेशन है तो जितनी ड्यूटी पंजाब गवर्नमेंट ने भरनी है उतनी मैंने भरनी है। अगर स्पेसिफिकेशन में जो फ़र्क है तो हमें वहाँ के सबूत वो काफ़ी बसें हैं जी जी। आप देख रहे हैं कि ये कभी बात बनती हुई नजर आती है, उसको रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट आप क्या देख रहे हैं? उसका सर काइंडली सूबाई मालियाती कमीशन मेरे ख्याल से गालिबन इसको नोटिफिकेशन भी हो गया, उसके कब उसका तैयार हो और वो कब से देना शुरू करेंगे कुछ अगर इस बारे में? देखिए, जहाँ तक इमरान खान साहब की रिहाई की बात है, देखिए मुझे नहीं पता वो कब रिहा होंगे, लेकिन रमज़ान का बाबरकत महीना है। एज ए इंसान उनकी सेहतियाबी के लिए, उनकी तंदुरुस्ती के लिए और इमरान खान की बड़ी उम्र के लिए मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जो उनके आँख का मसला है वो भी हल हो जाए और जो भी उनके मसाइल हैं वो हल हो जाए। जहाँ तक उनकी रिहाई की आपने बात की, देखिए रिहाई उनके अपने हाथ में है और रवैयों पर है। एक तो जो पीटीआई के अंदर में खास है, जो एक वो सब अभी तक रेस में है कि जी कौन आगे जाए, वो लीडरशिप की रिहाई पे फोकस कम है। हर कोई अपनी इंटरव्यूज़ में और अडियाला के बारह सबको पता है कुछ नहीं होना, मुलाकात नहीं होनी, रोज़ाना वहाँ पे तमाशे लगाना, वो पर उनका अपना ज़ाती मसला है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बेहतर है कि वो लोग फोकस रहें उनकी रिहाई के लिए। और जिस तरीके का जो सबसे बड़ी मैं चैलेंज समझता हूँ, जो कि सबको बुरी लगती है, और वो है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे और बाहर दुनिया में बैठकर पीटीआई के हवारी जिस तरीके से इदारों को निशाना बनाते हैं, मुख्तलिफ लीडरान को निशाना बनाते हैं और बदतमीज़ी में दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, इसको अगर बेहतर कर दे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। अच्छा, ये मेरा उनको मशवरा है। पता नहीं कहीं कितने लोग ये सुन रहे हैं। सिर्फ अपनी लैंग्वेज को जो चॉइस ऑफ वर्ड्स को आप इम्प्रूव कर लें, ठीक है ना। आप इख्तलाफ हर एक से कर सकते हैं, इख्तलाफ करना जमहूरियत का सबसे ज़्यादा बड़ा हुस्न है, लेकिन इख्तलाफ में अगर आप गालम गलोच दे दो, लोगों की फैमिलीज़ को गालियाँ दे दो, उनके बच्चों को गालियाँ दो और बहुत गिरी हुई हरकत। कभी कभी तो सिर्फ वो सोशल मीडिया की ब्रिगेड नहीं, वो बड़े बड़े एंकर्स को मैं देखता हूँ, बड़े बड़े नामवर अपने आप को जो यहाँ पे नेशनल मीडिया बैठे थे, वो इस तरह की जब बिलो द बेल्ट बातें कर रहे होते, मतलब उनको क्या किसी चीज़ का कोई शर्म वो नहीं होती कि भाई आप किसी की फैमिलीज़ के लिए बातें कर रहे हो, किसी की बच्चियों के लिए बातें कर रहे हो, तो क्या आपको मतलब एक खुद एक सेल्फ वो चीज़ नहीं आती यार मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसी बात। मैं एक तो सोच कैसे सकता हूँ, चलो अगर उस तरह की गिरी हुई सोच है भी सही, तो आप कह कैसे सकते हैं पब्लिक के लिए। तो मतलब ये गंदी सोच की अक्कासी, थोड़ा इसको अगर इम्प्रूव कर लें, थोड़ा मैं कहता हूँ तो इनकी काफ़ी मसाइल हल हो जाए। सिंध जे विरहाङे वारे मामले ते गवर्नर साहब रात चयो आहे त इहा हल्की फुल्की मौसीक़ी आहे, इहा हलणु घुरिजे, इन ते आऊं कुझु कोन कंदुसि, मूंखे ज़रूरत पई त मां डॉक्टर फारूक सत्तार खे मैदान ते लाईंदुसि। अच्छा सर, हिन में इहो बैठ कजो त एक आइनी घर जेको आहे उन में सियासी जेके अञा ताईं ॻाल्हियूं हलनि, देखो वो बातें हो चुकी हैं काफ़ी, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। कल इससे पहले 2 दिन पहले मैंने असेंबली में बात की थी कि जी गवर्नर हाउस का एक तकद्दुस है, एक आइनी इदारा है, और गवर्नर हाउस का काम होता है कि जी आप वफाक और सूबे के बीच में हम आहंगी को पैदा करें। जो इसका जितना मैंने थोड़ा बहुत कानून पढ़ा हुआ है उसकी मैंने वहाँ पे इस तरह की कंट्रोवर्शियल मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए फ्यूचर में भी। और जहाँ तक ये फारूक सत्तार की गुफ्तगू, और ये देखें ये फारूक सत्तार आपको पता है कि मतलब जो उसका सियासी पिछले 2-3 साल का करियर रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो खुद बेचारा मिस्किन आदमी है, तो वो इतनी बातें करे जितनी जो है उसको कहते हैं कि अपने लेवल पे बात करे फारूक सत्तार साहब, और उसको ना खालिद मकबूल साहब कबूल करने के लिए तैयार थे, ना उनको मुस्तफ़ा कमाल साहब कबूल करने के लिए तैयार थे। मैंने सुना है कि आज शायद दोनों की सुलह हो गई है। अच्छा, हाँ मुझे पता चला, अच्छी बात है कि दोनों की सुलह हो गई है। तो खैर ये भी अल्लाह ताला उनको, रमज़ान का महीना हम तो खुश होंगे कि सारे लोग आपस में बन के रहें, तो ये भी बन जाए, अच्छी बात। अच्छा सर, एक के हवाले से बताइएगा कि बायोगैस प्लांट बनना था, उसका क्या हुआ, वो क्या डिजाइन में तब्दीली
बायोगैस प्लांट में थोड़ी डिज़ाइन की तब्दीली है, उसकी RFP इसी महीने हो जाएगी, इसी महीने उसकी भी RFP इशू कर देंगे, फिर उसको भी काम शुरू हो जाएगा। वफाक ने आपसे वादा किया था गवर्नर सिंध की तब्दीली के हवाले से। मैं